चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम इंडियन फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे। इंडियन फ़िलासफ़ी क्या है, स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, ये इंडियन फ़िलासफ़ी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आजकल देख रहे हो आप, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंस बढ़ ही गया है इंडियन साइकोलॉजी का, है ना। और जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जब से इंडिजिनस पर्सपेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं या जो शास्त्र हैं, उनका महत्व अब ज़्यादा बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है हमारे हर। आप देख रहे हो किसी भी सिलेबस हो, कहीं का भी सिलेबस हो, बैचलर का सिलेबस हो, मास्टर्स का सिलेबस हो साइकोलॉजी का, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, चाहे बैचलर का सिलेबस भी नया बना है और मास्टर्स का सिलेबस भी नया बना है ना। और वहाँ पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है इंडियन पर्सपेक्टिव का है इन साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम प्रमोशन करना चाह रहे हैं कि हमारा जो हमारा नेशन है, उसने भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, है ना। लेकिन उसको उतना महत्व नहीं दिया गया जितना महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए आप देख रहे हो बहुत सारी वर्कशॉप, बहुत सारी सेमिनार आजकल हो रही हैं इंडियन साइकोलॉजी पर। हो सकता है आप लोगों ने भी ये चीज़ें फील करी हों। यस और नो की है किसी ने? मैं समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज हम ये इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उनको भी महत्व देना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। चलिए अब फाइनली मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर बेसिकली हम दो टाइप के स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। स्कूल्स का मतलब आप सभी जानते हो कि स्कूल्स क्या होता है। स्कूल्स का मतलब है व्यू पॉइंट्स, थॉट्स, पर्सपेक्टिव्स। स्कूल्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे साइकोलॉजी के स्कूल्स हैं, वैसे ही इंडियन फ़िलासफ़ी के भी स्कूल्स हैं। स्कूल्स का मतलब होता है व्यू पॉइंट या फिर पर्सपेक्टिव, है ना, या फिर थॉट्स। तो यहाँ पर हम स्कूल्स पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सिक्स इम्पॉर्टेंट स्कूल्स हैं जो कि वैदिक फ़िलासफ़ी से इंस्पायर्ड हैं। हम यहाँ पर सिक्स स्कूल्स पढ़ेंगे ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी जो कि वैदिक फ़िलासफ़ी से इंस्पायर्ड है। देखिए, यहाँ पर दो टाइप के स्कूल्स पढ़ेंगे। एक स्कूल है ऑर्थोडॉक्स या फिर आस्तिक स्कूल, और दूसरा स्कूल है हेट्रोडॉक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा स्कूल है हेट्रोडॉक्स, नास्तिक स्कूल। आस्तिक स्कूल और नास्तिक स्कूल। देखो, आस्तिक क्या होता है, जो भगवान में विश्वास करता है उसको आस्तिक बोलते हैं, और जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक बोलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ना दो कैटेगरीज हैं, दो क्लासिफिकेशन है स्कूल्स की। एक है आस्तिक स्कूल्स जिनको ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स बोलते हैं। ये जो आस्तिक स्कूल्स हैं या ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं, यही आपके सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं। इनको हम सट दर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शट दर्शन। क्योंकि छह दर्शन है, छह फिलोसफीज हैं। और जो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा वो छह फिलोसफीज कौन सी हैं, ये सारी की सारी फिलोसफीज आपकी वैदिक फिलोसफी हैं। देखो, जो आस्तिक स्कूल है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, या जो इंडियन स्कूल्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आस्तिक स्कूल्स टोटल सिक्स हैं, इसलिए इसको शठ दर्शन बोलते हैं क्योंकि छह फिलोसफी हैं। ये जो स्कूल्स हैं, ये वेदों में, वेद जानते हो आप? वेद कौन कौन जानता है? वेद सब लोग जानते Yes, होंगे वेदों के बारे में। तो yes, sir. जो स्कूल्स वेदों को फॉलो करते हैं वो यही वाले हैं, आस्तिक स्कूल हैं ये, है ना। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं जो कि सिक्स हैं, इसलिए शठ दर्शन बोल रहे हैं। तो ऐसे स्कूल्स जो वेदों में विश्वास करते हैं वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, आस्तिक स्कूल्स हैं। और जो वेदों में विश्वास नहीं करते वो नास्तिक स्कूल हैं या फिर हेट्रोडॉक्स स्कूल हैं। शठ दर्शन हम पढ़ रहे हैं। छह फिलोसफीज हैं, छह स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के। पहले मैं आपको जस्ट एक बार स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में।
देखिए, एक स्कूल है न्याय, जिसको बोलते हैं न्याय दर्शन। फिर उसके बाद है वैशेषिक दर्शन। उसके बाद है सांख्य दर्शन। उसके बाद है योग दर्शन। उसके बाद है मीमांसा दर्शन। उसके बाद है वेदांत दर्शन। इसको दर्शन भी बोलते हैं, फिलोसफी भी बोलते हैं, स्कूल्स भी बोलते हैं। तो 6 ये हैं आपकी, इसको बोलते हैं शट दर्शन, है ना। ये ऑर्थोडॉक्स या फिर आस्तिक स्कूल्स वाले दर्शन हैं। तो 6 यहाँ तक हैं। उसके बाद हम विद्या और अविद्या के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद हेट्रोडॉक्स या फिर नास्तिक स्कूल्स हैं। ये कितने स्कूल्स हैं? ये टोटल 3 स्कूल्स हैं। चारवाक फिलोसफी, जैनिज्म फिलोसफी, बुद्धिज्म फिलोसफी। तो टोटल यहाँ देखोगे 6 वो और 3 ये, टोटल 9 स्कूल्स हैं। 6 हैं आपके आस्तिक स्कूल्स, जिसको शट दर्शन बोलते हैं, और 3 है नास्तिक स्कूल, जिसको हेट्रोडॉक्स स्कूल्स भी बोलते हैं। देखो, स्कूल्स बोल लो, फिलोसफी बोल लो, पर्सपेक्टिव बोल लो, थॉट्स बोल लो, जो आपका मन करे आप वो बोल सकते हो। तो आपने देखा कि आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? यस और नो? आपको समझ आया कि हम क्लास में क्या कवर करेंगे? तो उसके लिए थम्स अप आप कर सकते हो। चलिए, अभी आप सभी लोग रेडी हो? देखो, यहाँ पर मैं आपको इंडियन फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट बातों को बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के साथ साथ ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, या जो उपनिषद हैं, उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बेसिक्स तो पता होना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है? बोलो। Yes, sir. है ना? बेसिक्स हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इसमें है क्या। चलिए, तो सबसे पहले तो आप नाम याद कर लेना, कि शट दर्शन के नाम याद कर लेना। कौन कौन से हैं? न्याय दर्शन या न्याय फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, योगा फिलोसफी, मीमांसा फिलोसफी और वेदांत फिलोसफी। टोटल 6 हैं। कौन कौन से? नाम सबसे पहले याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नाम ही हो सकता है, नाम ही पूछ लें, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमको नाम याद होना चाहिए। न्याय फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, योगा फिलोसफी, मीमांसा फिलोसफी और वेदांत फिलोसफी। अभी मैं आपको कुछ नोट करने को बोलूँगा, उसको नोट कर लेना। जो मीमांसा फिलोसफी है ना, कौन सी फिलोसफी? मीमांसा फिलोसफी है, उसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व मीमांसा। और वेदांता फिलोसफी है ना, उसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा का मतलब होता है अर्ली। पूर्व मतलब अर्ली, और उत्तर मतलब लेटर। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, और वेदांता को उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको मैं आगे दिखाऊंगा। देखो, आपको देखने को मिल रहा होगा कि मीमांसा यहां लिखा है पूर्व मीमांसा, आप देख पा रहे हो? किसी को दिख रहा है पूर्व मीमांसा यहां पर? यस और नो? और वेदांता Yes, को sir. उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो उत्तर मीमांसा भी, ये दो नाम भी आपको Yes, याद sir. रखना है। अभी मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से सुनना है। ये जो शट दर्शन है, ये जो आस्तिक फिलोसफीज हैं, ये वेदों में बिलीव करते हैं। वेद, आपको पता है टोटल 4 वेद है। ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऐसे करके 4 वेद है ना। तो इन वेदों का जो एसेंस है, ये जो 4 वेद है ना, इनका जो एसेंस है, इनकी जो समरी है ना, वो इन 6 स्कूल्स में बताई गई है। इज इट क्लियर? ये कहाँ से आए? ये वेदों की समरी है। आई गेटिंग? ये वेद जो है, उपनिषद जो है, उनकी समरी यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि वेद पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। इसीलिए ये स्कूल्स आए हैं, ये इंडियन स्कूल्स आए, इंडियन फिलोसफीज आई हैं। ये कहाँ से आए आपको समझ में आ रहा है? जो वेद हैं, जो 4 वेद हैं, इनमें से ये वेद और जो उपनिषद है, ऐसा बोला जाता है कि वेद भगवान ने लिखे हैं, किसी इंसान ने नहीं लिखे, भगवान ने लिखे हैं। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि जो ये वाली जो फिलोसफी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, ये भगवान में बिलीव करने वालों के लिए ये फिलोसफी काम कर रही है। और हेट्रोडॉक्स है, वो नास्तिक है, जो भगवान में बिलीव ही नहीं करती, जो वेदों में बिलीव ही नहीं करती, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक फिलोसफी है। मैंने अभी तक जो बोला, कि आपको एक एक बात क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कीजिए। चलिए,
The six main orthodox Astika schools of Indian philosophy, which accept the authority of the Vedas, are often paired for their conceptual similarities. These are Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Mimamsa, Vedanta. They each offer a unique perspective on epistemology. एपिस्टोमोलॉजी आपको याद है, मैंने एपिस्टोमोलॉजी ऑन्टोलॉजी ये सब पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको? अरे बोलो हाँ और नाम है। तो जो एपिस्टोमोलॉजी देखो इन सभी है ना, हम स्कूल्स जब पढ़ते हैं तो स्कूल्स में क्या पढ़ते हैं? तीन चीज़ें पढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्कूल्स पढ़ने का, ये फिलोसफी पढ़ क्यों रहे हैं हम, रीजन क्या है ये सारी फिलोसफीज पढ़ने के लिए? तो तीन चीज़ें जानना चाहते हैं हम। पहला है एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी मतलब ये थियरी ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हैं। थियरी ऑफ नॉलेज मतलब क्योंकि अलग अलग ने स्कूल्स है ना, अलग अलग फिलोसफीज हैं, सांख्य फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी, सांख्य, योगा, मीमांसा, वेदांता। इनके ना थियरीज अलग हैं। थियरीज मतलब इनका मानना कुछ अलग है। सांख्य फिलोसफी कुछ अलग बोलती है, सांख्य ये बोले, न्याय कुछ बोलती है। तो थियरी ऑफ नॉलेज के बारे में जो बात करता है ना, वो एपिस्टोमोलॉजी है। मतलब नॉलेज क्या है, ये स्कूल्स क्या होते हैं, उसको बोलते हैं। ये जानना हमारा पर्पस है हर एक स्कूल के बारे में। मतलब एपिस्टोमोलॉजी जानना हमारा पर्पस है इन स्कूल्स को पढ़ते टाइम। तो एपिस्टोमोलॉजी क्या होता है? थियरी ऑफ नॉलेज। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स दूसरा पर्पस होता है इन स्कूल्स को पढ़ने का, इन फिलोसफी को पढ़ने का। मेटाफिजिक्स से क्या पता चलता है? स्टडी ऑफ रियलिटी। मेटाफिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ रियलिटी, कि सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है। जो ट्रुथ की स्टडी है ना, वो मेटाफिजिक्स है। देखिए यहाँ पर अलग अलग फिलोसफी में अलग अलग टाइप के ट्रुथ के बारे में बात बोला है कि ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है। तो मेटाफिजिक्स की स्टडी करते हैं। एंड लास्ट में स्टडी करते हैं हम लिबरेशन की। लिबरेशन मतलब मोक्ष कैसे मिलेगा। तो हर एक फिलॉसफी में आप तीन बातों को स्टडी करते हो: एपिस्टोमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और लिबरेशन। लिबरेशन मतलब मोक्ष। हर एक जितने भी छह स्कूल के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन में अलग तरीके से मोक्ष के बारे में बात बोला है, वैशेषिका में अलग बोला है, सांख्य में अलग बोला है, योगा में अलग बोला है, मीमांसा में अलग बोला है, वेदांता में अलग बोला है। तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई। फिर मैं वन बाय वन करके ये सारे स्कूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या आपको क्लियर है यहाँ तक की कहानी? देखिए आज पढ़ लेना, और मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ क्योंकि ये है ना, कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को टफ लगता है। तो ये मैं आपको रिकॉर्ड करके भी दूंगा, तो इसको आप बार बार देख सकते हो। और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है फिलोसफीज से लिए, फिलोसफीज का। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्याय फिलोसफी या न्याय दर्शन। तो न्याय लिटरली मीन्स रूल और मेथड, इज द स्कूल ऑफ लॉजिक। ठीक है, मतलब इस स्कूल में, इस फिलोसफी में हम ज़्यादा किसके बारे में स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं लॉजिक की, हम स्टडी करते हैं रूल्स की, हम स्टडी करते हैं मेथड की। ये सारी की पॉइंट ही हैं। हम स्टडी न्याय दर्शन में किसकी कर रहे हैं? स्टडी ऑफ लॉजिक, मेथड, रूल। ठीक है, मतलब कोई आपसे पूछे कि न्याय दर्शन में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो लॉजिक की स्टडी करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक स्कूल, जो छह स्कूल जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो नॉलेज के बारे में बात करता है ना, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात करता है। तो यहाँ आपको नॉलेज कैसे एक्विजिशन होगा, नॉलेज का एक्विजिशन कैसे होगा, नॉलेज आपको कैसे मिलेगी? बाय लॉजिक, बाय मेथडोलॉजी, बाय रूल्स। इतना क्लियर है जो मैंने अभी तक बोला? यस और नो? तो यहाँ पर मेन फोकस होता है कि हम नॉलेज को एक्वायर कैसे करते हैं, लॉजिक से इसको हम एक्वायर करते हैं, लॉजिकल होके हम उसको एक्वायर करते हैं। ये जो स्कूल है वो फाउंड किसने किया, किसने इसका निर्माण किया? तो गौतम मुनि ने किया। आपने गौतम मुनि का नाम सबने सुना होगा, सुना है कि नहीं? ये सारे स्कूल, जो छह स्कूल के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, वो किसी न किसी संत ने, किसी न किसी ऋषि ने इसको बनाया। अलग अलग ऋषियों के नाम आपको याद करना पड़ेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर फिलोसफी किसने सर बनाई। आवाज नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल? यस यस सर। तो सृष्टि आवाज क्यों नहीं आ रही है यस आपको? सर। सृष्टि एम आई सर ऑडिबल? अब आ रही है, अभी बीच में नहीं आ रही थी। बीच में नहीं आ रही यस थी? सर। क्यों बीच में? आप सभी बताओ, क्या बीच में उसको ब्रेक हुआ था क्या वॉइस? नो सर, एवरीथिंग नो इज नो सर। हो सकता है नेटवर्क इशू हो, है ना?
तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको जो 6 फिलोसफीज़ हैं उनके आपके फाउंडर के नाम भी याद रखना है। ये सारे ऋषि हैं, अलग अलग ऋषियों ने इन फिलोसफी को बनाया है, मतलब फाउंडर अलग अलग ऋषि हैं। तो न्याय दर्शन के जो फाउंडर हैं वो हैं गौतम, है ना, ऋषि गौतम या गौतम मुनि या को भी इनको बोल सकते हो आप। तो इट प्राइमरीली कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ, हेलो, कुछ बोल रहा है कोई? सर। हाँ सर, उनको महर्षि गौतम बोलते हैं। बिल्कुल, महर्षि गौतम। और मुनि किसको बोलते हैं, वो कौन से वाले हैं? सर वो नहीं पता, लेकिन हम इनके मतलब इन्हीं की पीढ़ी के हैं, तो इसलिए महर्षि गौतम बोलते चलो हैं। ये वेरी गुड। तो देखो महर्षि बोल लो, ठीक है, महर्षि जो भी आपको बोलना हो, लेकिन गौतम मत भूलना, ठीक है। इनके एक दो नाम और भी हैं, लेकिन गौतम तो इसको याद रखना है आपको, है ना। चलो, तो फाउंडेड बाय द सेज गौतम, इट प्राइमरली कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज। देखो एक एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूरा फोकस किस पर रहता है कि हम नॉलेज को एक्विजिशन कैसे करें, नॉलेज को एक्वायर कैसे करें। तो नॉलेज को एक्वायर करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, आप यहाँ पर लॉजिक्स का यूज़ करते हो, रूल्स का, मेथड्स का, मेथडोलॉजी, इन सभी का यूज़ करते हो। द सेंट्रल टेक्स्ट इज द न्याय सूत्र, है ना। यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है ना न्याय दर्शन की, वो न्याय सूत्र है, ठीक है। मतलब न्याय सूत्र एक ऐसी किताब है, एक ऐसी टेक्स्ट बुक है जिसके बारे जहाँ जो पढ़ोगे तो आप न्याय फिलोसफी को बहुत अच्छे से जान पाओगे। तो न्याय सूत्र का नाम आपको याद रखना है, ये टेक्स्ट बुक है न्याय फिलोसफी की। द स्कूल posits that the liberation from suffering is achieved through a correct understanding of reality, which can only be gained through valid reasoning। यहाँ बोला है कि किसी को मोक्ष चाहिए तो मोक्ष आपको तभी मिलेगा जब आप रियलिटी को जान पाओगे, और रियलिटी को जानने के लिए आपको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगी। और नॉलेज आप एक्वायर कैसे कर पाओगे? वैलिड रीजनिंग से, वैलिड लॉजिक से। क्योंकि हर एक स्कूल सफरिंग के बारे में बात करता है, हर एक स्कूल मोक्ष के बारे में बात करता है, लिबरेशन के बारे में बात करता है, साल्वेशन के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? जब आपको करेक्ट नॉलेज होगी। क्योंकि करेक्ट नॉलेज से आपको करेक्ट रियलिटी के बारे में पता चलेगा कि रियलिटी एक्चुअल में है क्या, और ये कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, इसकी प्राप्ति आप कैसे कर सकते हो, एक्वायर कैसे कर सकते हो? बाय वैलिड रीजनिंग। अभी तक की कहानी समझ में आई कि न्याय दर्शन लॉजिक पर काम करता है, रूल्स पर काम करता है, मेथोडोलॉजी पर काम करता है, वैलिड रीजनिंग पर काम करता है। और आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, लिबरेशन चाहिए, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति करना ही होगी। इज इट क्लियर यहां तक की कहानी? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अभी एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी मतलब कि थियरी ऑफ नॉलेज, या फिर वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, वैलिड नॉलेज हम एक्वायर कर सकते हैं। तो इन्होंने बेसिकली 4 तरीके के प्रमाण की बात करी। प्रमाण समझते हो? तो इन्होंने 4 प्रमाण की बात करी। प्रमाण कौन कौन से? पहले तो इतना याद रखना कि 4 प्रमाण की बात की गई है न्याय फिलोसफी में। प्रमाण जानते हो? प्रमाण का मतलब होता है क्या बोलते हैं, एविडेंस। प्रमाण का मतलब क्या होता है? एविडेंस। एविडेंस समझते हो आप? यस और नो? यस सर। तो आपको 4 प्रमाण की के बारे में डिस्कस किया है। वो 4 प्रमाण कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। कौन कौन से 4 प्रमाण हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, प्रत्यक्ष को परसेप्शन बोलते हैं, अनुमान को इन्फेरेंस बोलते हैं, उपमान को कंपैरिजन और शब्द को वर्बल टेस्टिमनी। इतना क्लियर है? अभी मैं वन बाय वन करके बताऊंगा कि इनमें क्या है। इतना क्लियर है आपको? ठीक। देखो परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष। देखो आप बोलते हो ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मतलब जो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं वो झूठे नहीं होते, आपको जो दिख रहा है वो सच होता है। तो एक तरीका क्या है सच को जानने का, रियलिटी को जानने का? प्रत्यक्ष। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मतलब यहाँ पर प्रत्यक्ष में या फिर प्रत्यक्षण में या फिर परसेप्शन में आपके डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होते हैं। तो जो डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस है ना, उनको बोलते हैं हम परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? ये जो 4 हमने जो पढ़ाने के बाद, ये जो 4 प्रमाण है, इन चारों प्रमाणों को मिलाकर आप ज्ञान की प्राप्ति करते हो। जिसके मैं यहाँ मैंने अभी
प्रमाण की, सॉरी, प्रत्यक्ष की बात की है। तो प्रत्यक्ष आपको क्लियर है, परसेप्शन क्या होता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। देखो बहुत बेसिक से बढ़ा रहा हूँ, है यस ना, सर। और इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हम पढ़ते नहीं है यूजुअली। ठीक है, दूसरा जो हम बात कर रहे हैं इन्फ्रेंस की, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस को अनुमान बोलते हैं। नॉलेज गेन्ड थ्रू लॉजिकल डिडक्शन, नॉलेज गेन्ड थ्रू लॉजिकल डिडक्शन। देखो जब अनुमान लगाते हो ना, तो अनुमान भी तो कॉग्निटिव होता है, अनुमान भी तो लॉजिकल होता है कि नहीं होता? तो लॉजिकल डिडक्शन से भी हम तो नॉलेज गेन करते हैं कि नहीं करते? जैसे दो स्टेटमेंट है, वो आपने आर्ग्यूमेंट, दोनों आर्ग्यूमेंट को पढ़ा, और जैसे हमने वो देखा है ना, असर्शन और रीजन, वो इन्फ्रेंस तो है, इन्फ्रेंस के बाद ही तो हम एक आउटकम निकाल पाते हैं। तो ये भी तो एक तरीका है नॉलेज को गेन करने का। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहीं धुआं धुआं आपको दिख रहा है, तो आप अनुमान लगाते हो ना कि हो सकता है कि वहां पर आग लग गई है, बोलते हो कि नहीं बोलते? तो अनुमान के आधार पर भी आप नॉलेज गेन करते हो। तो आपको समझ में आया इन्फ्रेंस या अनुमान क्या होता है? यस और नो? यस सर। फिर उसके बाद है कंपैरिजन। कंपैरिजन को हम उपमान बोलते हैं। देखो याद रखना है, ये सारे उपमान बोलते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। उपमान क्या होता है? कंपैरिजन। तो नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालॉजी या एनालॉजी। आपने देखा है, आपने कोडिंग और डिकोडिंग करी है, मतलब रीजनिंग, कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें कोडिंग डिकोडिंग है या फिर एनालॉजी वाले क्वेश्चंस हैं, यस देखे हैं सर। आपने कभी? तो यहाँ से भी तो आप नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि जो सिमिलर चीज़ें होती हैं ना, वो जो मतलब जो एक कॉन्सेप्ट है और दूसरा कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है, तो आप उसका आंसर निकाल लेते हो ना विद द हेल्प ऑफ उपमाना या फिर कंपैरिजन। समझ आ रहा है आपको कि उपमान भी, यस सर। कंपैरिजन भी नॉलेज गेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। देन है वर्बल टेस्टिमनी। वर्बल टेस्टिमनी को शब्द बोलते हैं। तो नॉलेज फ्रॉम रिलायबल ऑथोरिटेटिव सोर्सेज, पर्टिकुलरली द वेदास। देखो वेदों में जो कुछ लिखा है ना, ऐसा बोला जाता है वो ब्रह्मवाणी है। ब्रह्मवाणी मतलब भगवान ने बोला है, भगवान ने लिखा है। तो उस पर तो, भगवान की बात पर तो हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? वेदों पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? तो वहां से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो, शब्दों से, वर्बल टेस्टिमनी से, वेदों से आप नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ये चार प्रमाणा, जो चार प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, क्या आपको क्लियर है? यस और नो? सभी लोग बोलो यस जल्दी से। सर। सर, हाँ बोलो। सर आप पूछ रहे थे ना मुनि और महर्षि में क्या अंतर है? हाँ बताइए। तो महर्षि मतलब जिन्होंने, जैसे ऋषि वेदव्यास ने वेद दिए हैं, है ना? जैसे ऋग्वेद और सामवेद और ये सब। तो महर्षि मतलब जिन्होंने इस धरती को कुछ ना कुछ दिया है, जैसे हम ये न्याय और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, सही है। और उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते जा रहे हैं। सही बात। मुनि वो है जो जनरली जैसे पीस प्रमोट करना हुआ या डिटैचमेंट की बातें करते हैं, मतलब वो सिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जमाने को बहुत कुछ दिया है या उसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। महर्षि अपने आप में एक बड़ा नाम है देखा जाए तो। मतलब एक बोलते हैं ना कि गॉड की तरह माना जाता है। अब ऋषि वेदव्यास ने बोला, बट स्टिल हम क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने लिखे हैं वो, क्योंकि सही है। उनको भगवान के बराबर माना गया है। ग्रेट। और जैसे ऋषि गौतम भी सप्तऋषि में आते हैं। वेरी तो गुड। महर्षि मतलब एक बड़ी आइडेंटिटी है, और मुनि मतलब जो जनरली सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, ज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं। वही ज्ञान को प्रचार जो करेंगे वो मुनि होंगे, पर जिन्होंने दिया है वो महर्षि हैं। ऐसा। वेरी गुड। चलो मुझे भी क्लियर हो गया, और बाकी लोगों को भी हो गया होगा। हुआ कि नहीं? चलो ये वाली बात मुझे मतलब वैसे नहीं पता थी, अभी मुझे क्लैरिटी है ना? मैंने भी यस सर। पूछा, अभी मैं भूल गई थी सर। चलो वेरी गुड। देखिए अभी हम मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर उसमें हमको ये पढ़ना है कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है। देखिए हमने वो वाला लिबरेशन वाला पॉइंट देख लिया है। लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति कब मिलेगी? जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको प्रमाण की हेल्प लगेगी, और प्रमाण है चार। अभी हम देख रहे हैं मेटाफिजिक्स के बारे में। मेटाफिजिक्स किसके बारे में बात करता है? मेटाफिजिक्स रियलिटी के बारे में बात करता है, ट्रुथ के बारे में बात करता है कि एक्चुअल में ट्रुथ है क्या, सच्चाई है क्या। तो देखो दो टाइप की सच्चाई होती है।
एक होती है आपकी क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे सच एक है, उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर तो नहीं बोलेंगे, कुछ एक स्पेसिफिक टर्म है उसका लिए, एब्सोल्यूट बोल सकते हैं हम, एब्सोल्यूट रियलिज्म ऐसा कुछ बोल सकते हैं। एग्जैक्ट मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझो। जैसे ही नाम याद आएगा मैं आपको बता दूंगा कि सच्चाई एक है, ट्रुथ एक है ना। ट्रुथ मतलब हम और भगवान एक ही हैं, ऐसा जब हम बोलें, या फिर लोगों की रियलिटी अलग अलग नहीं है, एक ही है रियलिटी, तो वो सिंगुलर रियलिटी है बेसिकली, है ना, एक ही रियलिटी है। जब रियलिटी सच बहुत सारे हों उसको बोलते हैं प्लूरलिस्टिक रियलिटी है, प्लूरलिस्टिक रियलिज्म। तो रियलिज्म मतलब ट्रुथ या फिर सच्चाई क्या है। तो ये जो न्याय है, न्याय फिलोसफी है, वो बात करता है मोर देन टू रियलिटीज़ की, या फिर प्लूरलिस्टिक रियलिटी की, या प्लूरलिस्टिक रियलिज्म की। मतलब सच्चाई अलग अलग हो सकती हैं। तो न्याय इज अ फॉर्म ऑफ प्लूरलिस्टिक रियलिज्म होल्डिंग दैट द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल सोल्स एंड सुप्रीम गॉड। मतलब भगवान, मतलब जो जो आत्मा है और जो परमात्मा है वो अलग अलग हैं, और हम अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने हैं। मतलब मल्टीपल रियलिटीज़ की बात यहाँ पर की गई है, प्लूरलिस्टिक रियलिज्म की बात यहाँ पर की गई है। The school uses logical argument to prove the existence of God as a creator and sustainer of the universe. यहाँ आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, दो टाइप की रियलिटी होती है, एक सिंगुलर रियलिटी है ना, या फिर एब्सोल्यूट रियलिटी है, और दूसरी प्लूरलिस्टिक रियलिटी है, या फिर मल्टीपल रियलिटीज़ हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो एक बोलता है कि सिर्फ भगवान एक ही है, मतलब भगवान और इंसान, इंसान मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, या फिर सच्चाई सिर्फ एक है, ये आपके सिंगुलर रियलिटी है। मल्टीपल रियलिटी क्या बोलते हैं कि सच्चाई अलग अलग है, पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं, सच्चाइयाँ भी अलग अलग है, उसको बोलते हैं प्लूरलिस्टिक रियलिज्म। और हो सकता है ये मैंने रियलिज्म की कहानी पहले बताई हो आपको, याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो क्या आपको प्लूरलिस्टिक रियलिज्म या मल्टीपल रियलिटीज़ के बारे में समझ में आया? तो न्याय फिलोसफी क्या बोलती है, क्या आपको सारा बातें क्लियर हैं, सारी बातें क्लियर है? दूसरे स्कूल की तरफ बढ़े। अभी न्याय दर्शन में, न्याय फिलोसफी में किसी को कुछ पूछना है? इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा तो ठीक है, इतना याद रख लेना बहुत है। इतना अब मैं आगे बढ़ूं, कुछ पूछना है इसमें? नो सर। चलो, अभी जो नेक्स्ट फिलोसफी है आपकी वो है वैशेषिक फिलोसफी। वैशेषिक फिलोसफी, देखो वैशेषिक फिलोसफी, जो वैशेषिक है ना, वो टर्म कहाँ से आया है? विशेष्य से। विशेष्य, विशेष्य मतलब विशेष, विशेष मतलब स्पेशल, स्पेशल मतलब पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। तो वैशेषिक कहाँ से आया है? विशेष से। विशेष का मतलब होता है विशेष, विशेष मतलब पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। इतना बात समझ में आया आपको, यस और नो? यस सर। Yes. तो वैशेषिक फ्रॉम द वर्ड विशेष मीनिंग पर्टिकुलरिटी इज द स्कूल ऑफ एटोमिज्म। देखो ये पूरी जो फिलोसफी है, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इसमें है क्या। ये बोलती है, ये फिलोसफी ये बोलती है, ये पूरी फिलोसफी एटॉम पर, एटोमिज्म पर डिपेंड करती है। परमाणु का नाम सुना है? हिंदी में परमाणु बोलते हैं, सुना है आपने? परमाणु का मतलब होता है परमाणु। परमाणु मतलब इतना छोटा अणु, परम मतलब होता है शून्य के बराबर या बहुत छोटा, है कि नहीं। तो ये ऑटिज्म के, सॉरी ऑटिज्म बोल रहा हूँ, एटोमिज्म के बारे में बात करती है पूरी फिलोसफी। एटोमिज्म के बारे में मतलब फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करती है कि हम जो बने हैं, हमारी जो बॉडी है वो एटम से मिलकर बनी है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कुछ आपको, यस और नो? एटॉम का मतलब समझते हो? परमाणु सुना है आपने? यस सर। तो ऐसा ये फिलोसफी ये बोलती है कि हम परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु मतलब स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट सेल्स, की। कोई कुछ बोल रहा है? सेल्स सर, सेल। सेल, है ना। देखो सेल तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सेल भी है, लेकिन एटो, जो एटोमिज्म है, देखो हिंदी में इसको एटॉम को है ना क्या बोलते हैं, एटम को पे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं।
अभी ये परमाणु को लिंक कैसे करेंगे वो अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बेसिकली फिजिकल बॉडी की बात करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं ये वैशेषिक या फिर वैशेषिक फिलोसफी। तो द वैशेषिका फॉर्म फ्रॉम द वर्ड वैशेषिक मीनिंग पर्टिकुलरिटी इज द स्कूल ऑफ एटोमिज्म फाउंडेड बाय द सेज कनाद। कणाद है ना, ऋषि का नाम क्या है? ऋषि कणाद। नाम याद रखना ऋषि, ऋषि का क्या नाम है? सभी लोग बोलो। ऋषि कर्नाड। ऋषि कणाद है ना। इट कॉम्प्लीमेंट्स न्याय बाय फोकसिंग ऑन फिजिकल वर्ल्ड। देखो जो हमारा न्याय फिलोसफी है ना, वो लॉजिक्स की बात करती है, बेसिकली वो माइंड की बात करती है, वो कॉग्निशन की बात करती है ना, क्योंकि वहीं तो आ रहा है प्रत्यक्ष, है ना, वहाँ अनुमान और क्या बोलते हैं उपमान, ये सारे आ रहे हैं जी। तो आप देखने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर हम माइंड की बात कर रहे हैं। न्याय फिलोसफी में हम माइंड की बात कर रहे हैं, लॉजिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं करी है, यहाँ हमने बॉडी की बात नहीं करी है, शरीर की बात नहीं की है। क्या की है? क्या बताओ? नहीं की ना? अरे बोलो। नहीं थी सर। तो यहाँ नहीं पर सर। क्या किया है ऋषि कणाद ने? वैशेषिक दर्शन से, वैशेषिक फिलोसफी से न्याय फिलोसफी को कंप्लीट किया है। तो आगे चल के आप देखते हो वैशेषिक फिलोसफी की जो टेक्स्ट बुक है वो वैशेषिक सूत्र है। वैशेषिक सूत्र जैसे वहाँ पर क्या था? न्याय सूत्र। और बाद में देखा गया कि जो न्याय फिलोसफी और वैशेषिक फिलोसफी है, इन दोनों को मिला के न्याय वैशेषिक सिस्टम बोलते हैं, न्याय वैशेषिक शास्त्र बोलते हैं, जिसमें न्याय फिलोसफी की भी बातें हैं और वैशेषिक फिलोसफी की भी बातें हैं। तो न्याय वैशेषिक फिलोसफी दोनों फिलोसफीज को मिलाकर बनी है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर न्याय सूत्र पढ़ते हैं हम, न्याय सूत्र टेक्स्ट बुक है, यहाँ पर वैशेषिक सूत्र टेक्स्ट बुक है। वहाँ पर आपके लॉजिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं। यहाँ पर ऋषि कणाद ने कॉम्प्लीमेंट किया है न्याय को, न्याय फिलोसफी को। इतना आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। मतलब पूरा ध्यान इनका किस पर था? फिजिकल वर्ल्ड पर था। किस पर था? सभी लोग बोलो। फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। अभी मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, रियलिटीज की बात करते हैं, तो वैशेषिक प्रोसेसेस proposes a detailed classification of all objects and experiences into 6 categories। वो बोलते हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, देखो एक्सपीरियंसेस में आपके कॉग्निशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि परसेप्शन, अनुमान, जो भी हमने 4 प्रमाण देखे हैं, वो जो हैं वो एक्सपीरियंसेस हैं। और जो ऑल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स मतलब दुनिया में जो कुछ पाया जाता है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंक्लूडिंग एनिमल्स, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो 4 पदार्थों से मिलकर बने। पदार्थ समझते हो? पदार्थ को बोलते हैं मैटर। मैटर समझते हो आप? यस और नो? यस सर। तो 4 बोल रहा हूँ, 6 पदार्थों, 6 कैटेगरीज ऑफ पदार्थ से ये मिलकर बने। कौन कौन से 6 पदार्थ हैं? सब्सटेंस, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है सारी चीज़ें। सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जनरलिटी, पर्टिकुलरिटी एंड इनहेरेंस। ये 6 पदार्थों के नाम याद रखना है ना। हिंदी में द्रव्य और ऐसा कुछ बोलता है। तो सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जनरलिटी, पर्टिकुलरिटी और इनहेरेंस, ये नाम याद रखना है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स एटॉमिक थ्योरी। देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि एटॉमिक थ्योरी कौन से वाले फिलोसफी ने प्रपोज की। तो आप किसका नाम बताओगे? एटॉमिक थ्योरी कौन सी फिलोसफी में आती है? किस में पढ़ते हो आप? बताओ सब लोग। वैदिक। वैशेषिक, वैशेषिक फिलोसफी में। समझ रहे हो आप? यस और नो? एग्जाम में पूछा जाता है तो घबराना मत कि एटॉमिक थियरी यहाँ कहाँ से आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटोमिज्म की बात करी, यहाँ परमाणु की बात करी, यहाँ पदार्थों की बात करी। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है? यस और नो? और एटॉमिक क्यों बोल रहे हैं? एटॉमिक थ्योरी क्यों बोल रहे हैं? एटोमिज्म या फिर परमाणु की बात कर रहे हैं क्योंकि परमाणुओं को हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो आप, है ना। तो हमारी जो बॉडी है या जो कुछ भी है ना, जो सारे दुनिया के जितने भी जो कुछ भी है इस दुनिया में, वो परमाणु से मिलकर बनी है। से मिलकर मतलब परमाणु
दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु जब मिल जाता है ना, तब वो फिजिकल फॉर्म में वो ऑब्जेक्ट्स, वो लोग, या फिर हमारी ये दुनिया है ना, फिजिकल वर्ल्ड कब दिखती है हमको, कब ऑब्जर्वेशन होता है, ये कब ये उसका रियलाइजेशन या ऑब्जर्वेशन होता है, जब ये परमाणु आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। जब ये परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं ना, तब एक फिजिकल बॉडी बनती है। फिजिकल बॉडी मतलब ये दुनिया। मैं जो बोल रहा हूँ क्या आपके दिमाग में जा रहा है? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? यस और नो? सभी लोग बोलो। यस। तो इट इज Yes, फेमस sir. फॉर इट्स, और देखो जिसको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लेना। इट इज फेमस फॉर इट्स एटॉमिक थ्योरी विच स्टेट्स दैट ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजिबल इटर्नल एटम्स, परमाणुस। देखिए हम भी परमाणुओं से मिलकर बने हैं, वस्तुएं भी, ऑब्जेक्ट्स भी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। दीज आइटम्स कंबाइन टू फॉर्म डायट्स, है ना। जब ये दो परमाणु मिलते हैं तो उनको डायट्स बोलते हैं, तीन परमाणु मिलकर मिले तो उनको ट्राइड्स बोलते हैं। टू क्रिएट द विजिबल वर्ल्ड, जो दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं वो परमाणुओं से मिलकर बना है। दो को डायट्स बोलते हैं, तीन को ट्राइड्स बोलते हैं, और ऐसे करके हमें विजिबल वर्ल्ड दिखता है, या वर्ल्ड हमको दिखने लगता है, या फिजिकल वर्ल्ड हमको दिखने लगता है, बिकॉज ऑफ दी एटॉमिक थ्योरी, जो कि किसने प्रपोज की? वैशेषिक फिलोसफी ने प्रपोज की। और यहाँ से वैशेषिक सूत्र एक टेक्स्ट बुक है, और आगे चल के न्याय फिलोसफी और वैशेषिक फिलोसफी ने हाथ में ला लिया, और एक अलग शास्त्र बना जिसको न्याय वैशेषिक शास्त्र बोलते हैं, या सिस्टम बोलते हैं। क्या आपको क्लियर है ये? यस और नो? यस। एपिस्टोमोलॉजी की बात Yes, करें कि sir. ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, तो इट ओरिजिनली एक्सेप्टेड ओनली टू वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, परसेप्शन एंड इन्फरेंस। तो यहाँ पर उन्होंने परसेप्शन एंड इन्फरेंस से आपको नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आएगा। देखो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है कि जो इंपॉर्टेंट था। पदार्थों के बारे में याद रख लेना, 6 पदार्थ हैं: सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जनरलिटी, पर्टिकुलरिटी, इनहेरेंस। इसका इसमें आपका काम चल जाएगा। एटॉमिक थ्योरी किसकी है? तो वैशेषिक फिलोसफी की है। परमाणु के बारे में किसने बात करी? तो वैशेषिक फिलोसफी ने बात करी। वैशेषिक सूत्र कहाँ से आया? वैशेषिक फिलोसफी से आया। इसके रचयिता कौन है? किसने बनाया? तो ऋषि कणाद ने इसको बनाया। ठीक है, क्या आपको दोनों फिलोसफीज क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े। सर वो महर्षि है। क्या? वो महर्षि है सर। हाँ ठीक है, महर्षि, ठीक है। हाँ सॉरी, सभी लोग महर्षि बोले हैं, मुझे भी, मैं भूल जाता हूँ। तो समझ गए हो आप लोग सारे? यस सर। अरे देखो मुझे नहीं पता, जैसे सोनाली ने बता दिया महर्षि, लेकिन कम एटलीस्ट आपको महर्षि ना याद रहे तो कम से कम नाम याद कर लेना। ठीक है, चलो अभी मैं महर्षि बोलूँ। अब अभी बताना कि जो कपिल है वो मुनि है या महर्षि है? कोई कपिल मुनि पढ़ा है अपन को? ये भी महर्षि है क्या? मुनि है। ये मुनि है, चलो ठीक है। ठीक है, तो मुनि और ऋषि आप समझ ही लो सब। तो सांख्य फिलोसफी स्टार्ट करें हम। सांख्य फिलोसफी बड़ी इंपॉर्टेंट फिलोसफी है, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा ना वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। स्टार्ट करें? यस। अरे बोलो, पढ़ना है कि नहीं? यस सर। देखिए बहुत इजी करके बताऊंगा। सांख्य, किसी ने संख्या के बारे में सुना है? संख्या क्या होती है? Yes, sir. यस सर। ये संख्या से ही सांख्य आया है। संख्या मतलब नंबर, जो न्यूमेरिकल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5, या जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको संख्या बोलते हैं, और संख्या से सांख्य आया है। इज इट क्लियर ये कहाँ सर। से आया? हाँ बोलो। सर आ, अपनी श्रीमद् भगवत गीता में इसी को सांख्य योग बोला है। वेरी गुड। तो ये एडिशन तो आप लोग, सांख्य है और उसमें, इसमें सांख्य है उसमें सांख्य है, बस इतना फर्क है। ओके ओके। तो देखो ये जो हमारी बिल्कुल सही बात है। हम जो गीता पढ़ते हैं ना, गीता में भी यही फिलोसफीज हम डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि गीता में, क्योंकि आपको पता है कि वेदों से ये पूरा ना हमारा ये सारा इन्फ्लुएंस्ड ही तो है। पूरा इंडियन फिलोसफी इन्फ्लुएंस्ड है एक दूसरे से।
वहाँ पर पता नहीं जो हमारी योगाज हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया। चलो अपन बात करेंगे इसके बारे में बाद में। तो सांख्य मीनिंग ए न्यूमरेशन और कैलकुलेशन इज द ड्यूलिस्टिक स्कूल दैट एक्सप्लेन्स द यूनिवर्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ टू अल्टीमेट रियलिटीज। देखिए अभी नंबर आए कि नहीं, एक दो, दो नंबर होता है कि नहीं, संख्या होती है कि नहीं, यस और नो, पहले ये बताओ। तो ड्यूलिस्टिक रियलिटी के Yes, बारे sir. में बात करी है इन्होंने, है ना। उन्होंने बोला है कि आपको यूनिवर्स को समझना है तो आपको दो रियलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है जो कि अल्टीमेट रियलिटीज़ हैं। देखो ये अभी जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से मुझको सुनना। वो दो अल्टीमेट रियलिटीज़ कौन सी हैं? पहली है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। इतना बात पहले बात तो ये बताइए कि आपको सांख्य का मीनिंग क्लियर हुआ। सांख्य मतलब संख्या, संख्या मतलब न्यूमरेशन, इन्यूमरेशन, कैलकुलेशन। और जहाँ पे कैलकुलेशन की बात हो रही है वहाँ पर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक ड्यूलिस्टिक स्कूल है। देखो दो टाइप की फ़िलोसफीज़ होती है बेसिकली, या फिर फ़िलोसफी आप बोल सकते हो, या फिर दो टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है ड्यूलिस्ट, एक होता है मोनिस्ट, है ना। जो ऐसा मानते हैं कि शरीर और आत्मा मतलब मन और शरीर अलग अलग है, ये ड्यूलिस्ट फिलोसफी है, ये ड्यूलिज्म है। और जो बोलते हैं कि शरीर और आत्मा, शरीर और मन एक ही हैं, ये मोनिस्ट फिलोसफी है या मोनिज्म है। समझ आ रहा है कुछ, यस और नो? सर कभी एक बार एग्जाम रिपीट करना। Yes, sir. मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ फिलोसफीज़ या कुछ फिलोसोफर या कुछ साइकोलॉजिस्ट या कुछ थिंकर्स ड्यूलिज्म में बिलीव करते हैं और कुछ मोनिज्म में बिलीव करते हैं। ड्यूलिज्म का मतलब क्या है कि बॉडी और माइंड दोनों अलग अलग हैं, बॉडी और माइंड दोनों अलग अलग हैं। ये बात जो भी फॉलो करते हैं ना उनको बोलते हैं ड्यूलिस्ट। और ये बॉडी और माइंड दोनों एक ही हैं, ये इस फिलोसफी को फॉलो करने वालों को मोनिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्यूलिस्ट रियलिटीज़ की बात करी है कि दो हैं। ड्यूलिस्ट का सीधा सा मतलब होता है दो, और ड्यूलिज्म और मोनिज्म का मीनिंग मैंने बता दिया है यहाँ पर। बॉडी और माइंड एक ही हैं तो मोनिज्म, और क्या बोल रहा हूँ मैं, बॉडी और माइंड अलग अलग हैं, ये ड्यूलिस्ट इनको बोल रहे हैं, ड्यूलिज्म इसको बोल रहे हैं। तो यहाँ इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ देखोगे कि इन्होंने ना दो टाइप की रियलिटीज़ की बात करी है, और दो टाइप की जो रियलिटीज़ है अल्टीमेट रियलिटीज़ है, इनके इंटरेक्शन से ना, इसी के इंटरेक्शन से हम इस यूनिवर्स को समझ पाते हैं, हम नॉलेज एक्वायर कर पाते हैं, यूनिवर्स को समझ पाते हैं। दो टाइप की रियलिटीज़ हैं, वो दो टाइप की रियलिटीज़ है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति होता मैटर, मैटर और नेचर। इन शॉर्ट जो प्रकृति है ना, प्रकृति हमारी बॉडी है, शरीर, हम लोगों का जो शरीर है ना, यहाँ पर उसको प्रकृति बोला गया है, ये मैटर है, नेचर है। क्या आपको समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes. तो प्रकृति मतलब मैटर, नेचर, और इन शॉर्ट ये प्रकृति है ना, इसी को बॉडी बोलते हैं। दूसरा है पुरुष, पुरुष को बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, है ना। जैसे शॉर्ट में हम बोलो या समराइज वे में मैं आपको बोलूँ तो ये आपका मन है और प्रकृति आपका शरीर है, बॉडी और माइंड। इन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तब हम इस यूनिवर्स को समझ पाते हैं। अभी वन बाय वन करके मैं ना पुरुष और प्रकृति के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सांख्य फिलोसफी किसने फाउंड की, फाउंडर कौन थे? कपिल मुनि। क्या आपको प्रकृति और पुरुष का थोड़ा सा समझ में आया? फिर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ अभी। ड्यूलिज्म यहाँ पर क्यों आ रहा है? ड्यूलिज्म क्यों? क्योंकि यहाँ पर मन और शरीर की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। मन को यहाँ पर पुरुष बोला है और प्रकृति को यहाँ पर मैटर बोला है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ कंपैरिजन करना सीखना है, उपमान आना चाहिए आपको, उपमान, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। इज इट क्लियर? इसी की वजह से ड्यूलिस्ट रियलिटीज है, यहाँ पर ड्यूलिज्म है। इतना आपको बात समझ में आई हो तो मुझे थम्स अप करके बताइए सभी लोग। समझ में आया कि नहीं आया ये बता। फिर हम बात करेंगे आगे प्रकृति और पुरुष के बारे में डिटेल में। Yes, sir. चलो
अभी हम बात करते हैं अच्छे से कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, कि एग्जाम में प्रकृति पुरुष पूछते हैं। सबसे पहली बात तो प्रकृति पुरुष जैसे ही दिमाग में आया तो अब दिमाग में आना चाहिए सांख्य फिलोसफी, है ना, कपिल मुनि का नाम याद आना चाहिए। तो ड्यूलिज्म, व्हाट इज ड्यूलिज्म? दिस इज अ की फीचर ऑफ सांख्य। की फीचर है सांख्य का। प्रकृति क्या है? इज द अनकॉज्ड कॉज ऑफ ऑल मटेरियल रियलिटी। इट कंपोज्ड ऑफ थ्री फंडामेंटल क्वालिटीज, गुणास, सत्व, रजस, तमस। कि हर जो चीज़ है जो आप इस दुनिया में देखते हो, है ना, जो मटेरियल है, जो नेचर है उसका, जो बॉडी है, वो तीन क्वालिटी से मिलकर बनती है, सत्व, तमस, रजस। इसी को त्रिगुण बोलते हैं। और जैसे कि सोनाली ने बताया कि सर हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर भी त्रिगुण थ्योरी की बात की गई है। ऐसा ही है ना सोनाली, यस और नो? हाँ, सांख्य योग सर। बिल्कुल। तो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो प्रकृति है, आपका जो मैटर है, जो नेचर है, वो कैसे बनता है? वो थ्री फंडामेंटल क्वालिटी से बनता है, जिनको गुणास बोलते हैं, त्रिगुण बोलते हैं, सत्व, रजस, तमस। सत्व क्या होता है? जिसमें प्योरिटी, लाइट की बात करते हैं। रजस में एक्टिविटी, पैशन की बात करते हैं। और तमस में बात करते हैं इनर्शिया की, डार्कनेस की। जैसे आप देखते हो जो राजा महाराजा होते हैं, जो पहले होते थे, उनके अंदर ना रजस गुण का, जो रजस है उसका डोमिनेशन ज़्यादा हुआ करता था। तो जो 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 कंपेशनेट बोल रहा हूँ, जो पैशनेट होते हैं और जो महत्वाकांक्षी होते हैं, है ना, पैशन, महत्वाकांक्षी होते हैं, वो एम्बिशियस होते हैं, उनके अंदर रजस गुण का, रजस जो है उसका डोमिनेंस देखा जाता है। और जो आ, हमारे जो डार्कनेस पसंद करते हैं, या आप देखते हो डार्कनेस तो कोई पसंद नहीं करता बेसिकली, लेकिन जो लोग आलसी होते हैं, काम नहीं करते, है ना, या फिर लालची होते हैं, वैसे लोगों का तमस डोमिनेट करता है। और सत्व मतलब जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, सिंपल लाइफ जीने में विश्वास करते हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं, सिंपल लाइफ वो जीते हैं, उनका सत्व डोमिनेट करता है। तो प्रकृति कैसे बनती है, क्या आप सभी को क्लियर है? यस और नो? अरे बोलो। यस सर। देखिए यहाँ पर त्रिकोण थ्योरी पढ़ रहे हैं तो त्रिदोष थ्योरी भी, त्रिदोष के बारे में पता होगा आपको। पता है किसी को त्रिदोष थ्योरी के बारे में? अरे बोलो हाँ और ना तो किया करो जल्दी से। नो सर। नहीं सर। कोई बात नहीं। त्रिदोष थ्योरी बात करती है बात, बात पित्त कफ। बात पित्त कफ के बारे में सुना है आपने? यस सर। ये हाँ बात सर। पित्त कफ जो है ना, यही त्रिदोष है। इसी की वजह से एबनॉर्मेलिटी आती है। और जो आपकी बात पित्त कफ, ये जो त्रिदोष की जो थियरी है ना, इसी से इंस्पायर्ड था हिप्पोक्रेट्स का फोर ह्यूमर मॉडल, फोर ह्यूमर थ्योरी ऑफ हिप्पोक्रेट्स। ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड, फ्लेज्म। याद आ रहा है कुछ इंटेलिजेंस का, जो मतलब जो हमने पढ़ा था, यस सर। पर्सनालिटी का, सॉरी पर्सनालिटी का। मैं याद आ गया आपको? ये त्रिदोष थ्योरी पर से इन्फ्लुएंस था ये मॉडल हिप्पोक्रेट्स का। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। देखो प्रकृति हमने समझ लिया कि प्रकृति क्या होता है। अब पुरुष क्या है? पुरुष है प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं पुरुष। तो इट इज द इटर्नल। इटर्नल समझ, तो इटर्नल होता है जो कभी मरता नहीं है, जो अमर होता है, जो अमर है ना, जो कभी सर, मरता नहीं। हाँ, इसके लिए एक वर्ड होता है शाश्वत। शाश्वत, हाँ बिल्कुल सही बात है। हिंदी में शाश्वत बोलना अच्छा एक मन, लेकिन शाश्वत हो गया, अमर हो गया, मतलब जो कभी मरता नहीं है। तो जो कॉन्शियसनेस है ना, वो कभी मरती नहीं है, इटर्नल होती है, अनचेंजिंग होती है, एंड है ना। तो इज दी इटर्नल, अनचेंजिंग एंड प्योर कॉन्शियसनेस, इट इज अ पैसिव ऑब्जर्वर। It is a passive observer, and its entanglement with Prakriti is what leads to creation of mind, ego, senses and the material world. देखिए जब ये प्योर कॉन्शियसनेस इंटरेक्ट करती है प्रकृति के साथ, तब ही हमारी बॉडी बनती है, हमारी सेंसेस काम करती हैं, माइंड होता है, ईगो होता है। देखो हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी, वो किसके इंटरेक्शन से है? प्रकृति और पुरुष के इंटरेक्शन से।
इज इट क्लियर? सांख्य फिलोसफी क्या बोलती है? पुरुष और प्रकृति क्लियर हो गए आपको? सभी लोग बोलो। यस सर। Yes, sir. अब इस सांख्य फिलोसफी का गोल क्या है? द गोल ऑफ द सांख्य इज टू अचीव लिबरेशन। लिबरेशन मतलब मोक्ष, बाय डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, realizing that the self is the pure consciousness and not the material body or mind. It is often considered atheistic because it doesn't require a god to explain the creation and evaluation of the universe. देखिए यहाँ पर इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। पहली बात तो जो सांख्य फिलोसफी है वो बोलती है कि आप चाहो तो भगवान में विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? ये भगवान को नहीं समझाती है। तभी तो सामने सामने बिल्कुल क्लियर लिखा है, इट इज ओफन कंसीडर अथीस्टिक बिकॉज इट डजंट रिक्वायर अ गॉड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन एंड एवेल्युएशन द यूनिवर्स। बोल रहा भगवान के ज्ञान की जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत नहीं है। आप रियलाइज कर लो कि पुरुष अलग होता है और प्रकृति अलग होता है, हम दोनों अलग अलग हैं। मतलब कि जो चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, एक दिन उसका लॉस हो जाएगा, क्या हमको वैसी चीजों के लिए पीछे भागना चाहिए? मतलब हमें प्रकृति के पीछे नहीं भागना है, हमें पुरुष के पीछे भागना है। वो कब हम ऐसा कर पाएंगे? जब हमको रियलाइजेशन होगा पुरुष और प्रकृति के बारे में। इज इट क्लियर क्या गोल है सांख्य फिलोसफी का? और ऐसा करेंगे ना, जब हम समझ जाएंगे कि पुरुष और प्रकृति कैसे काम करते हैं, तो हम पुरुष की प्राप्ति कर लेंगे, और पुरुष की प्राप्ति कर लेंगे तो हम लिबरेशन की प्राप्ति भी कर लेंगे, मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेंगे। इज इट क्लियर? सर हाँ। अब जैसे हमने महर्षि और मुनि की बात की थी, तो इनको मुनि क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो सांख्य योग है उसी को विस्तृत करने की कोशिश की है यहाँ पे, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता पहले आई है। सही बात। मतलब इन्होंने बढ़ाया है, इसको प्रमोट किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ सर, मतलब पुरुष को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया, और उन्होंने ये भी बोला कि भगवान से हमारा रिलेवेंस इतना नहीं है। बिल्कुल ऐसा सही बात है। तो मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ ना सोनाली? नहीं सर, मैं बस जस्ट क्लियर करते जा रही हूँ और कुछ हाँ, नहीं। नहीं मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा तो नहीं आता है, मतलब ज़्यादा फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी नहीं आती, बट जितना ज़रूरी है बस उतना मैंने तैयार किया, तो ठीक है ना? हाँ सर, करेक्ट, टेक वेरी नंबर। गुड, थैंक यू। क्या आपको सांख्य फिलोसफी सबको समझ में आ गई? आगे बात करें? यस। फिर है आपकी यौगिक फिलोसफी या फिर योगा। ठीक है, तो योगा इज अ प्रैक्टिकल स्कूल ऑफ फिलोसफी। देखो याद रखो, ये योगा फिलोसफी है, इसको यौगिक फिलोसफी बोलता है। तो योगा इज अ प्रैक्टिकल स्कूल ऑफ फिलोसफी दैट्स प्रोवाइड अ मेथोडोलॉजिकल पार्ट टू अचीव द गोल ऑफ सांख्य। देखो आपको सांख्य का गोल अचीव करना है तो आप कैसे कर सकते हो? योगा फिलोसफी की हेल्प से कर सकते हो। इज इट क्लियर? कि आपको पुरुष और प्रकृति जानना है कि पुरुष और प्रकृति कैसे काम करते हैं, तो आप योगा की हेल्प से कर सकते हो। तो योगा का क्या काम करता है, क्या सबको समझ में आ रहा है? गोल अचीव करने में हमको मदद करता है। सांख्य फिलोसफी का जो गोल है, जो अभी हमने पढ़ा है, उसको अचीव करने में योगा हमारी हेल्प करता है, योगा फिलोसफी हमारी हेल्प करती है। इज इट क्लियर? सभी लोग बोलो। यस सर। Yes, sir. तो फाउंडेड बाय सेज पतंजलि, महर्षि पतंजलि है ना? हाँ, तो ये इन्होंने जो महर्षि पतंजलि ने योगा फिलोसफी को या फिर योगा को उन्होंने फाउंड किया, फाउंडर थे। इट्स प्रिंसिपल आर लेड आउट इन योगा सूत्र। देखो देखो, वहाँ पर न्याय सूत्र था, वैशेषिक सूत्र था, यहाँ पर योगा सूत्र है। ये टेक्स्ट बुक है, ऐसा बोल सकते हो। इट प्रिंसिपल आर लेड आउट इन योगा सूत्रास। इट्स एसेंशियली अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सांख्य मेटाफिजिक्स। देखो आपको दो बार यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको रियलिटी के बारे में जानना है, आपको सांख्य की रियलिटी के बारे में जानना है, तो आप कैसे जान पाओगे? आप योगिक फिलोसफी का यूज करके जान पाओगे। तो इन्होंने पाथ टू लिबरेशन की बात करी कि मोक्ष का रास्ता क्या है, मोक्ष का पथ क्या है ना? क्योंकि पथ को देखो, यहाँ पर पाथ है और पथ का मतलब रास्ता होता है। जैसे जिन्होंने हिंदी पढ़ी होगी तो इतना समझ पा रहे होंगे। यस और नो? यस। यस सर। तो जो पाथ है लिबरेशन का, मोक्ष का, वो क्या है? द योगा स्कूल एम्स टू अचीव मोक्ष लिबरेशन बाय कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेंसेस। योगा का इतना वो होता है, रोल क्या होता है कि हम माइंड को और सेंसेस को कंट्रोल करना
मतलब सीख पाते हैं. द पतंजलि सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड अष्टांग योग और 8 लिम्ड योगा. मतलब अष्टांग योग है, 8 योगों के बारे में जहां पर बात की गई, इसलिए बोला अष्टांग योगा, 8 लिम्ड योगा. इसमें क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. इसके नाम याद रख लेना आप. ये 8 अष्टांग योग है. एग्जाम में पूछा जाता है. यम मतलब मोरल रेस्टोरेंट, यम है ना, आपको मोरली ठीक होना है. नियम आसन पोस्चर, प्राणायाम ब्रीदिंग कंट्रोल है ना, ब्रीथ कंट्रोल, प्रत्याहार विड्रॉल ऑफ सेंसेस, धारणा कंसंट्रेशन, ध्यान मेडिटेशन, समाधि एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट अवेयरनेस. समाधि के स्टेट में क्या होता है? ये समाधि एक ऐसी मेडिटेशन वाली स्टेट होती है जहां पर आप कंप्लीटली है ना, आप बोल सकते हो कि हाईएस्ट कॉन्शियसनेस आप अचीव कर लेते हो समाधि से. क्या आपको अष्टांग योगा में क्या है, क्या आपको समझ में आया? यस और नो? आ रहा है कि नहीं? यस और नो समझ में आ रहा है कि नहीं? नाम याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा. तो ईश्वरा के बारे में क्या बोला है इन्होंने? ईश्वर के बारे में क्या बोला है? अनलाइक सांख्य योगा इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर. क्योंकि सांख्य फिलोसफी ईश्वर को नहीं मानती है. जैसे बोला था ना अथीस्ट, अथीस्ट मतलब जो नास्तिक होता है उसको अथीस्ट बोलता है. तो सांख्य फिलोसफी में ईश्वर के बारे में मना किया गया, ईश्वर नहीं होता है और बाकी सारी चीज़ें, कि आपको ज़्यादा जानना है तो पुरुष और प्रकृति को जान लो, ईश्वर को ऑटोमेटिकली आप जान जाओगे. मतलब ईश्वर को नहीं माना है सांख्य फिलोसफी में. जबकि योगा में ईश्वर को माना है. योगा इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर, a personal god or supreme being who serve as a guide and source of inspiration on the path to liberation. उन्होंने भगवान में, ईश्वर में बिलीव करने की बात भी बोली है. कहाँ पर? योगिक फिलोसफी में. आपको एक एक बात सभी को क्लियर हो रही है? ये क्या चल रहा है इधर? यस और नो? यस. अभी नेक्स्ट स्कूल है आपका, नेक्स्ट फिलोसफी है मीमांसा. मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा इसको बोलते हैं. ये क्या है? फिलोसफी में क्या है? मीमांसा मीनिंग रिफ्लेक्शन और इन्वेस्टिगेशन इज द स्कूल ऑफ वैदिक इंटरप्रिटेशन. देखिए जो आपके वेद है ना, वेदों का इंटरप्रिटेशन करने के लिए ये दो स्कूल्स, दो फिलोसफी बनाई. कौन सी फिलोसफी? मीमांसा फिलोसफी और वेदांत फिलोसफी. इंटरप्रिटेशन के लिए. इंटरप्रिटेशन मतलब कि वेद इतने कठिन है, पहली बात तो संस्कृत में लिखे गए हैं, और दूसरा उनको एक्सप्लेन करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको इंटरप्रेट करना कठिन है. तो यहाँ पर मीमांसा और वेदांत फिलोसफी में उन वेदों को एक्सप्लेन किया गया, इंटरप्रेट किया गया है कि वहाँ पर क्या लिखा गया है. तो इंटरप्रिटेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है कि इनका मीनिंग क्या होता है. जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको इंटरप्रेट करते हैं अलग अलग जज. वो आप देखते हो फैसले बदल जाते हैं, वर्डिक्ट बदल जाते हैं. वो पहले बोलते हैं कि नहीं हमने अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाया, तो दूसरा जज आता है, वो फैसला बदल देता है. आप समझ रहे हो? अमेंडमेंट हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन. क्यों? क्योंकि जो लिख के गए हैं ना वो तो मर गए, कोई भी जिंदा नहीं है जिन्होंने संविधान लिखा था. तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं. तो वैदिक इंटरप्रिटेशन करने का जो काम है वो मीमांसा फिलोसफी, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, मीमांसा, वेदांता ये करते हैं. इनका काम क्या है? समझ आ रहा है आपको? यस और नो? जो महर्षि Yes. जेमिनी है ना, महर्षि जेमिनी ने ये मीमांसा स्कूल को, मीमांसा फिलोसफी को फाउंड किया, फाउंडर थे इसके. इतना क्लियर है आपको मैं जो बोल रहा हूँ? Yes. तो ऑल्सो नोन एज पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा का मतलब है प्रायर इंक्वायरी. इट फोकसेस ऑन द रिचुअलिस्टिक एंड एथिकल ड्यूटीज फाउंड इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ वेदास. तो वेदों में जो अर्ली ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं, रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. क्योंकि आप देख रहे हो कि वेदों में पूजा, हवन, कर्मकांड, है ना, जप, प्रार्थनाएं, भजन, इन सभी के बारे में बात करते, धर्म के बारे में बात करिए कि नहीं? यस और नो? Yes.
तो ये जो है ना, इनकी इंक्वायरी करना है, मतलब ये जो मीमांसा जो फिलोसफी है वो इनके बारे में बात करती है। तो पूरा फोकस इनका होता है रिचुअल्स पर, एथिकल ड्यूटीज पर, है ना, जो कि अर्ली पार्ट्स ऑफ वेदास में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखते हो जो वेद आपने कभी सुने होंगे, कभी थोड़ा सा बेसिक पढ़ा होगा, तो वहाँ पर इतने सारे मंत्र की बात है, इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं, धर्म की बातें हैं, पता नहीं क्या क्या है, और इतना ज़्यादा ये वाले देवता की पूजा करो, ये वाले देवता की पूजा करो, है ना। यहाँ पर पॉलीथीस्ट या पॉलीथिज्म के बारे में बात करा है। पॉलीथिज्म मतलब देखो, पॉली प्लस थीस, है ना। थीस्ट मतलब क्या होता है, थीस्ट मतलब भगवान, और पॉली मतलब बहुत सारे। तो बहुदेववाद के बारे में बात कर रहा है। बहु बहु मतलब एक से ज़्यादा, है ना, अनेक। बहुदेव, देव मतलब देवता। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? देखो ये कहीं ना कहीं टर्म मिलेगा आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। बहुदेववाद बोलते हैं हिंदी में। बहुदेव, बहुदेव मतलब बहुत सारे देवताओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया कि ये देवता की पूजा करोगे तो ये वाला ऐसा आपको मिलेगा, इनकी पूजा ऐसे होती है, इनका हवन ऐसे होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो इन सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए मीमांसा फिलोसफी काम कर रही है यहाँ पर। इज इट क्लियर? ये क्या है, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया आपको कि Yes. क्या है। समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छा लग रहा है कि नहीं? Yes. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. वेरी वेरी गुड। Yes, sir. तो ये किसने फाउंड किया? जेमिनी ने, है ना, महर्षि जेमिनी ने। इनको नाम याद रखना। फोकस क्या था? इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड टू प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म। धर्म क्या होता है? राइटिजियस कंडक्ट। राइटिजियस कंडक्ट को हम धर्म बोलते हैं। As it relates to Vedic rituals and injunctions. Mimamsa philosophers believe that the Vedas are eternal and authorless, and that performing the rituals correctly ensures the harmony of the universe and brings about the desired result. देखो, मीमांसा फिलोसफी ये बात करती है कि जो वेद हैं वो भगवान ने लिखे हैं, और भगवान कभी गलत नहीं होता। तो जैसा लिखा गया है ना, चुपचाप से मान लो। मंत्रों का जाप अच्छे से करो, इफ़ आपको फल अच्छा चाहिए, जो चाहते हो, देवता की पूजा अच्छे से करो, धर्म का पालन करो। इज इट क्लियर? इसमें क्या है, समझ आ रहा है आपको? अरे बोलो। Yes. है ना। गोल क्या है मीमांसा फिलोसफी का? द मेन गोल इज नॉट लिबरेशन इन द ट्रेडिशनल सेंस, बट द अटेनमेंट ऑफ हेवन, स्वर्ग, थ्रू द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स एंड एक्शन। वो बोलते हैं, देखो यहाँ मीमांसा स्कूल, मीमांसा फिलोसफी में ये बोलते हैं, देखो मोक्ष मोक्ष नहीं चाहिए हमें, आपको डायरेक्ट मिलेगा स्वर्ग का रास्ता। स्वर्ग का टिकट कट जाएगा आपको इफ़ आप अच्छे से रिचुअल्स करते हो, धर्म का पालन करते हो। तो लिबरेशन को स्टार्टिंग में उन्होंने ट्रेडिशनल सेंस में नहीं एक्सेप्ट किया। वो बोल रहे हैं कि हेवन आपको मिल सकता है व्हेन यू आर करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स एंड एक्शंस, है ना। दैट वाज डिस्कस्ड, है ना, दैट इज डिस्कस्ड इन वैदिक, इन वेदास। मुझे लगता है हर किसी को बहुत अच्छे से मीमांसा फिलोसफी क्या बोलती है समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? Yes. Yes, sir. फिर नेक्स्ट फिलोसफी है आपकी वेदांता फिलोसफी। वेदांत फिलोसफी इसको बोलता है, वेदांत फिलोसफी। ठीक है। तो वेदांत मीनिंग द कंक्लूजन ऑफ वेदास। बहुत अच्छी फिलोसफी है ये, और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। तो वेदांत का मतलब है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, संधि विच्छेद करोगे ना आप। संधि विच्छेद पढ़ा है आपने स्कूल में कभी? हाँ, Yes, sir. sir. Yes. Ved तो and तो वेदों का अंत वेदांत, वेद प्लस अंत वेदांत, मतलब कंक्लूजन ऑफ वेदास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर कंक्लूजन की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। वहाँ पर अर्ली वेदास की जो स्टडीज़ हैं उनके बारे में, जो जो रिटर्न जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की गई है कि धर्म क्या होता है, मंत्र क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। यहाँ पर कंक्लूजन ऑफ वेदास की बात करता है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा, लेटर इंक्वायरी। मीमांसा मतलब इंक्वायरी, और वहाँ पर क्या है, अर्ली इंक्वायरी। डिफरेंस कर पा रहे हो? डिफरेंस कर पा रहे हो दोनों में? कैसे, क्या डिफरेंस है? यस और नो? वहाँ पर अर्ली इंक्वायरी या लेटर इंक्वायरी, ये कंक्लूजन ऑफ वेदास है, इसलिए इसको उत्तर मीमांसा बोल रहे हैं। उत्तर मतलब लेटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर लेटर को सही लिख लेना, है ना, इसको स्पेलिंग ठीक कर लेना। ओके।
समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो यस इसके सर। कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. Yes, इट sir. फोकसेस ऑन द फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ द उपनिषद. ये बोलता है मतलब ये इनका पूरा फोकस उपनिषद पर था कि उपनिषद की जो टीचिंग्स है ना उनको एक्सप्लेन करना था. तो इट फोकसेस ऑन द फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ उपनिषद, द फाइनल पार्ट ऑफ द वेदास. देखो ऐसा बोला गया है कि वेद इतने कठिन होते हैं, वेदों को पढ़ना कठिन होता है, तो आपको वेदों की स्टडी करना है तो आप उपनिषद पढ़ लो, क्योंकि उपनिषद पढ़ लोगे तो यही उपनिषद कंक्लूजन ही है वेदों का. मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यस और नो? उपनिषद सुने आपने किसी ने उपनिषद? यस Yes, सर। sir. है ना? तो आप यहाँ पर उपनिषदों के बारे में, उपनिषदों की टीचिंग्स के बारे में यहाँ पर बात बोला है, मतलब समझाया गया है यहाँ पर. वाइल इट हैज सेवरल सब स्कूल्स, मतलब ये जो वेदांत है ना उसके अलग अलग स्कूल्स हैं. कौन कौन से स्कूल हैं मैं आपको बता देता हूँ. अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत, अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत. ये 3 इसके स्कूल्स हैं. किसके? वेदांत फिलोसफी के. टोटल कितने स्कूल्स हैं बताओ? कितने स्कूल हैं? 3 स्कूल हैं. अद्वैत 3. वेदांत, विशिष्ट वेदांत और द्वैत वेदांत. इसके बारे में आपको वन बाय वन करके बताऊंगा. क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? यस और नो? यस। इस वेदांत फिलोसफी के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं दो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से? एक है ब्राह्मण और एक है आत्मन. एक है ब्राह्मण और एक है आत्मन. तो ब्राह्मण और आत्मन को समझना जरूरी है. तो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके ये क्या है. वाइल इट हैज सेवरल सब स्कूल, दे ऑल एक्सप्लोर द नेचर ऑफ ब्राह्मण. ब्राह्मण क्या होता है? द अल्टीमेट रियलिटी. ब्राह्मण मतलब द अल्टीमेट रियलिटी, और आत्मन मतलब द इंडिविजुअल सेल्फ या इंडिविजुअल सोल एंड देयर रिलेशनशिप. तो यहाँ पर ब्राह्मण की स्टडी की गई है. ब्राह्मण क्या होता है वो समझाने की कोशिश करी और आत्मन को समझाने की कोशिश की है. ब्राह्मण मतलब अल्टीमेट रियलिटी, जिसको परमात्मा बोलते हैं ना, और आत्मन मतलब आत्मा, इंडिविजुअल सेल्फ की बात कर रहे हैं, सोल की बात कर रहे हैं, और इसकी रिलेशनशिप की बात यहाँ पर वेदांत फिलोसफी में की गई है. तो की कॉन्सेप्ट देखेंगे. द सेंट्रल टीनेट्स ऑफ वेदांता रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण एंड आत्मन. मतलब आपको वेदांत समझना है, वेदांत फिलोसफी समझनी है, तो ब्राह्मण और आत्मन वाले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. ब्राह्मण मतलब द सुप्रीम ऑल परवेडिंग एंड अल्टीमेट रियलिटी. जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो सुप्रीम पावर है, उसको ब्राह्मण बोल रहे हैं. और आत्मन मतलब द इंडिविजुअल सेल्फ और सोल. तो ब्राह्मण और आत्मन मत समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? सुप्रीम पावर को हम ब्राह्मण बोलते हैं, और इंडिविजुअल जो सोल है, आपकी सेल्फ है, उसको हम आत्मन बोलते हैं, है ना? देखो सबसे पहले रियलाइजेशन होना चाहिए आत्मन का, और जब आप आत्मन का रियलाइजेशन कर लोगे तो आप ब्राह्मण का भी कर लोगे. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. यस और नो? समझ आ रहा है? यस सर। बस Yes, की sir. पॉइंट याद रखने हैं कि आत्मन और ब्राह्मण की बात कहाँ की गई है, तो बता दो वेदांत फिलोसफी में की गई है. अभी इसके सब स्कूल्स हैं टोटल 3. तो सब स्कूल डिफरेंट वेदांता सब स्कूल है वेरिंग व्यू ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ब्राह्मण एंड आत्मन, लीडिंग टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. और आत्मन, और ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो आत्मन और ब्राह्मण है वो इंटरेक्शन करते हैं, और इंटरेक्शन के बाद ही तो हमको रियलिटी, लिबरेशन के बारे में पता चलता है कि नहीं? पहले लगता है कि हम अलग हैं, हम सब लोग अलग हैं. फिर जब हम अलग अलग, जब हम आत्मा, क्योंकि आत्मा को प्राप्त कर लोगे तो फिर अब तब आप परमात्मा की प्राप्ति की तरफ बढ़ोगे. क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंग है. ये मैं फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी ऐसा ही होता है. मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? यस और नो? समझ आ रहा है यहाँ तक? अभी मैं आपको वन बाय वन करके इनके स्कूल्स के बारे में बता दूं, सब स्कूल्स के बारे में. देखिए यस सर। अद्वैत वेदांत होता है. देखो संधि विच्छेद करना आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. अद्वैत वेदांत. आ मतलब नहीं, आ मतलब नहीं, मतलब जो चीज दो नहीं है एक ही है. द्वैत मतलब दो. द्वैत मतलब क्या होता है? द्वैत का मतलब दो, और आ मतलब नहीं. मतलब यहाँ पर ब्राह्मण और आत्मन दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं. ऐसी फिलॉसफी जहाँ पर आत्मन और ब्राह्मण दोनों अलग अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते, वो दोनों एक ही बात होते हैं. ये कौन सी फिलॉसफी बात करती है? ये अद्वैत वेदांता फिलॉसफी ऐसा बोलती है.
अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, जो एक ही है। द्वैत मतलब दो, दो कौन से? ब्राह्मण और आत्मन। और आप मतलब नहीं, वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों अलग एक ही हैं। दोनों कौन? ब्राह्मण और आत्मन। ये क्यों, ये कौन बोलता है? ये अद्वैत वेदांता फिलॉसफी बोलती है। क्या आपको क्लियर है ये वाली बात? यस। तो इसको अद्वैत वेदांत नॉन ड्यूलिज्म प्रपोजेस दैट ब्राह्मण एंड आत्मन आर वन एट द सेम, कि आत्मन और परमात्मन में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये अद्वैत वेदांता बोलता है। विशिष्ट वेदांता क्या बोलता है? ये क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म है। इसका मतलब क्या है? आर्ग्यूज दैट आत्मन इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट। ये फिलॉसफी ये बोलती है कि ब्राह्मण का पार्ट आत्मन है, लेकिन फिर भी आत्मन ब्राह्मण से अलग होता है। क्यों? अब अभी सी बात है, आत्मन और ब्राह्मण से अलग ही है ना, क्योंकि ब्रह्मा में जो हमारा ब्राह्मण है उसमें कोई कमी नहीं होती, वो प्योर होता है। और जो आत्मन होता है ना, वो इम्प्योर होता है। तो पहले इम्प्योर को प्योर करना पड़ता है, इसलिए डिस्टिंक्ट है ये दोनों। लेकिन ये बात ये मानते हैं कि ब्राह्मण का पार्ट आत्मन होती है, लेकिन आत्मन और ब्राह्मण दोनों एक ही हैं, ये इस बात को नहीं मानती। कौन सी फिलॉसफी? विशिष्ट वेदांता फिलॉसफी। क्या आपको समझ में आया? यस और नो? यस। Yes, sir. फिर है द्वैत वेदांता। द्वैत वेदांता फिलॉसफी। ऑब्वियसली बात समझ में आ रही होगी, द्वैत मतलब दो, दो मतलब कि ब्राह्मण और आत्मन दोनों अलग अलग हैं। मेंटेन्स दैट ब्राह्मण एंड आत्मन आर इटर्नली सेपरेट एंटिटीज, मतलब बिल्कुल अलग अलग है। द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल वेदांता स्कूल इज टू अटेन मोक्षा बाय रियलाइजिंग वंस ट्रू नेचर एज ब्राह्मण। हमारी लाइफ का गोल क्या है? हमें मोक्ष कब मिलेगा? जब हम ब्राह्मण को अचीव कर पाएंगे, हम ट्रू नेचर समझ पाएंगे ब्राह्मण का। मतलब यहाँ बात करता है कि जो जो आत्मन है ना, वो इम्प्योर है ना, इसलिए ये अलग अलग हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ब्राह्मण और आत्मन की बात अलग अलग बोली है कि दोनों सेपरेट है। इसी को बोलते हैं, सिंपल सी बात है, यही क्या है? द्वैत वेदांता फिलॉसफी। क्या सभी को क्लियर है? यस और नो? यस। Yes, sir. अभी मैं आपको विद्या और अविद्या के बारे में बताऊंगा कि विद्या और अविद्या क्या है। ठीक है? तो व्हाट इज विद्या? विद्या मतलब नॉलेज, और अविद्या मतलब इग्नोरेंस। एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है। हेलो। ठीक है, ठीक है, मैं ले रहा हूँ। अच्छा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। तो विद्या और अविद्या के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो, ये और जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है? तो नींद तो नहीं आ रही अनुष्का आज? अनुष्का है कि नहीं? सर सुन रही हूँ मैं। अच्छा, सुन रहे हो? नींद तो नहीं आ रही? नहीं अभी तो नहीं आ रही सर। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर विद्या और अविद्या के बारे में बात करिए। विद्या हमारी नॉलेज है और अविद्या हमारा इग्नोरेंस है। तो इन इंडियन फिलोसफी द कॉन्सेप्ट ऑफ विद्या knowledge and avidya ignorance are fundamental and represent a core duality that derives the spiritual journey. They are not merely about knowing facts versus not knowing them. They are about the nature of reality itself. देखो,
हमको ना मोक्ष कब मिलता है, क्योंकि हर देखो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले अविद्या होती है हमें। अविद्या मतलब हम कौन सी वाली स्टेट में होते हैं, हम कौन सी वाली इग्नोरेंस वाली स्टेट में होते हैं। ये अविद्या विद्या में बदलती है, जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, जिसको हम लाइट बोलते हैं। तो मैं आपको सभी को बताऊं विद्या और अविद्या क्या है, जल्दी से। रेडी हो सभी? यस। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछे जाता है, ठीक है। तो विद्या को बोलते हैं नॉलेज। व्हाट इज विद्या? तो विद्या इज द करेक्ट, ट्रू एंड लिबरेटिंग नॉलेज। लिबरेटिंग मतलब आप विद्या से क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो इट इज़ द विजडम दैट रिवील्स द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी। ये सच्चाई के बारे में कोशिश करती है कि सच्चाई क्या होती है, ट्रांसेंडिंग द टेम्परी एंड इल्यूजरी वर्ल्ड, है ना। ये हमारे ट्रांसेंडेंटल स्टेज में ले जाती है। वो ये समझाती है, विद्या में ये समझाती है कि ये दुनिया है ना, ये दुनिया नश्वर है। नश्वर समझते हो आप? नश्वर मतलब टेम्परेरी है, ये आज है कल नहीं है। दिस इज, ये नॉलेज है। देखो इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए कि आज हम हैं कल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये बॉडी नश्वर है। तो हमें किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए, है ना। जब हमको रियलाइजेशन हो जाता है ना, तो हम विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं, यस और नो? यहाँ जो विद्या है ना, वो एकेडमिक नॉलेज की बात नहीं हो रही है, वो इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नॉलेज है ना, वो हम किताबें पढ़ के नॉलेज प्राप्त करते हैं, या हमारा जो ज्ञान होता है वो नहीं, दैट इज डिफरेंट। ये अलग है उससे। ये क्या जानने की विद्या है, ये रियलिटी जानने की विद्या है कि हम लोग यहाँ जो हैं वो टेम्परेरी हैं, है ना। ये सब कुछ टेम्परेरी है, इसलिए किसी बात का मोह नहीं करना है, अटैचमेंट नहीं रखना है हमको। तो दिस नॉलेज इज नॉट इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक, इट इज़ एन इंट्यूटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ वंस ट्रू सेल्फ एंड इट्स रिलेशनशिप टू द कॉस्मोस। तो फिर एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल इसमें नॉलेज नहीं है, तो कौन सी नॉलेज है? यहाँ पर इंट्यूटिव और एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग है हमारे ट्रू सेल्फ को जानने की। और जब हम अपने ट्रू सेल्फ को जान पाते हैं, तो हम अपनी कॉस्मोस जो है, यूनिवर्स है, उसको भी जान पाते हैं। देखो विद्या ये बताती है कि हम और ये ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, हम ही इसी ब्रह्मांड का पार्ट हैं, है ना। हमें जानवर में, तारों में, पेड़ों में, पक्षी में अपने आप को देखना चाहिए, बिकॉज हम सभी एक ही चीज़ से मिलकर बने हैं। तो जो जो इंटरेक्शन है ना कॉस्मोस के साथ, वो विद्या के, जब हमें विद्या होती है, जब हमें नॉलेज होती है, उसकी वजह से हो पाता है। इतना क्लियर है आपको कि नहीं, ये बताओ विद्या क्या है, समझ में आया? यस। तो इन वेदांता, देखो वेदांता में, योगा फिलोसफी में, सांख्य फिलोसफी में विद्या की बात करी गई है। तो इन वेदांता विद्या इज नॉलेज ऑफ ब्राह्मण। विद्या क्या है? विद्या आपका नॉलेज है ब्राह्मण का, क्योंकि उधर ब्राह्मण और आत्मन पढ़ते हैं। तो आत्मन की नॉलेज नहीं है, क्योंकि आत्मन की नॉलेज है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं। बेसिकली जो आत्मन का ज्ञान है ना, वो इग्नोरेंस है। मतलब किसी ने आत्मन को प्राप्त कर लिया तो बहुत तीर नहीं मार लिया उसने। आई गेटिंग? ब्राह्मण को प्राप्त किया ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब आप ब्राह्मण की प्राप्ति कर लोगे, मतलब विद्या वाली बात है ये। मुझे लगता है मैं समझाने में आपको, मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि ये क्या बात है। समझ आ रहा है आपको, यस और नो? In Vedanta, Vidya is the knowledge of Brahman, the ultimate reality, and the realization that individual self Atman is one with Brahman. हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है विद्या से कि आत्मन और ब्राह्मण दोनों एक ही हैं। दिस इज ऑफन कॉल्ड ब्रह्मा विद्या, ब्रह्म विद्या। इसको हम ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की प्राप्ति हमें इस विद्या से होती है। और हमको ये भी रियलाइजेशन होता है कि आत्मन ब्राह्मण का अंग है, पार्ट है। तो आपको समझ में आया विद्या, ब्रह्म विद्या, यस और नो? ब्रह्मा की विद्या, ब्रह्म विद्या, समझ में आया कहाँ से आई है? क्योंकि ब्राह्मण हमको, ब्राह्मण का ज्ञान हमको जाता है, नॉलेज हमें हो जाती है। सांख्य फिलोसफी पे, योगा में क्या बोला है? इन सांख्य एंड योगा, विद्या इज द डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, विवेका, that allows the pure consciousness purusha to distinguish itself from the matter prakriti. This realization breaks the chains of bondages to the material world.
जब ये विद्या से हमें ये ज्ञान होता है कि पुरुष और प्रकृति अलग अलग है, मतलब ये बॉडी अलग है और प्योर कॉन्शियसनेस अलग है। तो हमको बॉडी के पीछे नहीं भागना है, मटेरियलिस्टिक या मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे नहीं भागना है, शरीर के पीछे नहीं भागना है, हमको प्योर कॉन्शियसनेस के पीछे भागना है, क्योंकि वो ऐसा होगा तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये जो विवेक है, ये जो विद्या है, यहाँ ये बात यहाँ पर सांख्य और योगा में किस रिलेवेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में की गई है, क्या आपको समझ में आया? यस और नो? द गोल ऑफ सीकिंग विद्या, अब विद्या क्यों चाहिए हमको? द गोल ऑफ सीकिंग विद्या इज मोक्ष और निर्वाणा। इट इज द लाइट दैट डिस्पेल्स द डार्कनेस ऑफ इल्यूजन। देखो जब विद्या आती है ना, तो जो हमें अंधकार है, ज्ञान का जो अंधकार है, इल्यूजन जो है, वो अपने आप खत्म हो जाता है, लाइट हमारी आ जाती है। लाइट मतलब मोक्ष और निर्वाणा की तरफ हम बढ़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विद्या। तो विद्या कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं है। क्या है? क्या आप सब लोग समझ गए? यस और नो? अभी अविद्या बताऊं? विद्या समझ में आ गई आपको? जो अविद्या है ना, उसको इग्नोरेंस बोलते हैं, है ना? मतलब जब हमको, अविद्या का मतलब है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब माया, माया मतलब इल्यूजन। समझ रहे हो ये रिलेटेड जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ? क्या आपको समझ आ रहा है? अविद्या को इग्नोरेंस भी बोल सकते हैं, अंधकार भी बोल सकते हैं, माया भी बोल सकते हैं, इल्यूजन भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? जब हम संसार से अटैच्ड हो जाते हैं, इस दुनिया से अटैच्ड हो जाते हैं और हमें लगता है कि यही हमारा घर है, मतलब ये दुनिया ही हमारा घर है, फिलोसफिकल वे में बोल रहा हूँ मैं, तो हम ना, हमारी अविद्या है, ये इग्नोरेंस है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ कुछ टाइम के लिए आए हैं। तो कुछ टाइम के लिए आए हैं तो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आपको ये ज्ञान होता है कि हमारा काम है, हमने काम करने के लिए आए और एक दिन हम चले जाएंगे, ये विद्या है। और हम जब संसार के मोह माया में पड़ जाते हैं, ये अविद्या है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। यस सर। तो अविद्या इज अ फंडामेंटल इग्नोरेंस और स्पिरिचुअल डिल्यूजन दैट वेल्स द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। आपके जो ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी है ना, वो धुंधली हो जाती है, वो डिल्यूजनल हो जाती है, इल्यूजन हो जाते हैं। बिकॉज किसकी वजह से? इग्नोरेंस की वजह से। इट इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ नॉलेज बट अ पॉजिटिव मिसकंसेप्शन। ऐसा नहीं है कि जिसको अविद्या है, जिसको इग्नोरेंस है, उसको ज्ञान नहीं है। उसको ज्ञान तो है, लेकिन मिसकंसेप्शन है, पॉजिटिव मिसकंसेप्शन है। मतलब अ डीप सीटेड एरर है दैट मेक्स अस मिस्टेक द इम्परमानेंट ऑफ परमानेंट, है ना? हम ना, जो आप देखते हो जो परमानेंट नहीं है उसको परमानेंट मानने लगते हैं, जो इम्प्योर है उसको प्योर मानने लगते हैं, और जो नॉन सेल्फ है उसको सेल्फ मानने लगते हैं। मतलब आपको लगता है कि मैंने अपने आप को पा लिया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो आपको लगता है कि मैंने ब्राह्मण को प्राप्त कर लिया। आपको लगता है कि ये प्योरिटी, और मतलब प्योरिटी आपको लगती है ना, प्योरिफिकेशन आपको लगता है, लेकिन वो इम्प्योर होता है। आप परमानेंट समझते हो, वो इम्परमानेंट होता है। तो आप समझ पा रहे हो मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ? आपको लगता है ये पॉजिटिव मिसकंसेप्शन होते हैं, है ना? आपको लगता है कि आप हमेशा के लिए हो, ऐसा नहीं होता। तो आप मिस्टेक द इम्परमानेंट ऑफ परमानेंट, इम्प्योर ऑफ द प्योर, नॉन सेल्फ फॉर द सेल्फ। इट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग एंड बॉन्डेजेस इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना? अविद्या की वजह से हम जन्म मरण के जो बंधन है उसमें फंस जाते हैं, संसार में फंस जाते हैं। इज इट क्लियर अकॉर्डिंग टू अविद्या? समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा बाबा बोल रहा है कोई? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो, लग रहा है क्या? नहीं। नहीं सर। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, अविद्या ऐसा बोलती है। तो इन वेदांता, अविद्या इज ओफन इक्वेटेड विद माया इल्यूजन। इट इज द कॉस्मिक इग्नोरेंस, कॉस्मिक इग्नोरेंस है ये, दैट मेक्स द वन रियलिटी ब्राह्मण अपीयर्स एज अ मल्टीट्यूड ऑफ सेपरेट थिंग्स इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल ईगो। जब हमको लगता है ब्राह्मण और आत्मन अलग अलग हैं, तो ये अविद्या है। इट इज दिस अविद्या दैट मेक्स अ पर्सन बिलीव्स दे आर अ सेपरेट बॉडी एंड माइंड सब्जेक्ट टू पेन एंड प्लेजर।
ठीक है, आप देख रहे हो, आपको पेन और प्लेजर, जब दिमाग में पेन और प्लेजर रहेगा ना, और बॉडी और माइंड रहेगा, ये अलग अलग हैं, तो ये अविद्या है। ये वेदांता की बात है, ठीक है, वेदांत फिलोसफी की बात है। इन सांख्य एंड योगा, अविद्या इज अ फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द इटर्नल प्योर कॉन्शियसनेस पुरुषा एंड द एवर चेंजिंग मटेरियल वर्ल्ड प्रकृति। आप पुरुष और प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हो ना, तो अविद्या है। इट इज़ द मिस्टेक ऑफ आइडेंटिफाइंग द सेल्फ विद द फिजिकल बॉडी एंड माइंड एंड द सेंसेस। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो बॉडी में, माइंड में, सेंसेस में, पुरुष में, प्रकृति में, तो ये अविद्या है। अविद्या इज द रीजन फॉर अटैचमेंट, अवर्जन, ईगोजम, विच आर द मेन ऑब्स्टिकल्स टू लिबरेशन। इसी की वजह से हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि हम अविद्या हमारे अंदर होती है। हम अटैचमेंट नहीं समझ पाते हैं, हम ईगोजम, बहुत लोगों को घमंड होता है ना, अपने नॉलेज का, अपने पैसों का, अपनी ब्यूटी का, जबकि सबको क्लैरिटी होना चाहिए कि एक दिन वो चली जाएगी, जो चीज़ जा रही है ना उसका तो घमंड नहीं करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? ऐसा ज्ञान है ना आपको तो ये विद्या है, और नहीं है ये वाला ज्ञान तो अविद्या है। इज इट क्लियर पूरी कहानी? द रिलेशनशिप बिटवीन विद्या एंड अविद्या। The entire spiritual journey in many Indian philosophies is seen as a transition from avidya to vidya। मैंने बताया कि कहानी अविद्या से चालू होती है, और हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं या फिर जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो हमें अविद्या से विद्या की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। द पार्ट टू लिबरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेल्स ऑफ ignorance थ्रू सेल्फ इंक्वायरी, मेडिटेशन, ethical living and the guidance of the spiritual leader। When vidya dawns, avidya is destroyed not by adding new knowledge but by revealing the knowledge that was always present, just obscured। मुझे लगता है आपको विद्या और अविद्या कैसे इंटरेक्ट करती हैं, क्या होती हैं, क्या नहीं होती है, आप सबको समझ में आ गया होगा। यस और नो? यस। अब बस इतना सा बचा है आपका। आप चाहोगे तो एक क्लास और ले लूँगा मैं इंडियन फिलोसफी की, जिसमें से जो भी रिलेवेंट मुझे लगता है वो मैं आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है? हो सकता है कल की क्लास ही करें, कल की क्लास में ही मैं आपको